सभी कांग्रेस जन भाइयों को, साथियों का सादर अभिवादन, नमस्कार। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैंने कहा आप लोगों से मुखातिब हूँ, पर कुछ परिस्थिति भी ऐसी थी और ये चुनाव और गर्मी बरसात की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। साथियों, एक विचार था मेरा, क्योंकि हम चुनाव में रहे, वर्तमान कोटद्वार की स्थिति को हम देख रहे हैं कि कोटद्वार में क्या हो रहा है। जबकि 2012 तक कोटद्वार एक विकास की दौड़ में आगे था। शायद आपको याद होगा कि जब हमारे पंडित तिवारी जी थे, उन्होंने एक दफ़े तहसील से कहा था कि आपके पास एक ऐसा प्रत्याशी है, एक दिन वो कोटद्वार को सही स्थान देगा और उसका एक नाम होगा, सुविधाओं से तमाम चीज़ों को लेकर के। परंतु लगता है कि हमारी कोटद्वार की जनता भ्रमित हो गई है और उस भ्रमित होने के कारण आज स्थिति है कि हम 2017 के बाद 2012 में जीतने के बाद 2017 हारे, 2022 हारे और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हारे। तो मैं थोड़ा सा, जब मैंने इन डाटाओं को संकलित किया कि हर चुनाव के, तो मुझे ये देखने को मिला कि हम लोग निरंतर बढ़ोतरी के बजाय हम लोग गिर रहे हैं। जबकि आप सहमत होंगे कि कोटद्वार में जो भी विकास हुआ है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे वो पानी के मामले में हो, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, तमाम सारी सुविधाएं, जो एक सुविधाएं होती हैं जिसको हम एक विकास का वो मानते हैं, और आपका शेड्यूल हो, ये तमाम चीज़ों का जो आयाम हुआ, स्थापना हुई, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई और वो माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के अथक प्रयासों से और उनकी एक दूरदृष्टि और उनका एक नियोजन का तरीका, उन चीज़ों को लेकर के ये विकास हुआ। परंतु 2017 से लगातार हम लोग हारे हैं। पर हारने का एक होता है कि कभी चलो थोड़ा बहुत भूल चूक होती है। निश्चित तौर पर ये आप लोग सहमत होंगे कि तमाम भाबर क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक बिजली, पानी, सिंचाई सुविधा, तमाम सुविधाएं कांग्रेस के कार्यकाल में हुई और उसके प्रेरणा स्रोत है हमारे नेगी जी। पर आज जब सारा आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद जो एनालिसिस मैंने किया है, तो उसके, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो हिस्सों में बढ़ जाता है कोटद्वार विधानसभा, एक कालागढ़ और एक टोटल कोटद्वार। तो ये इस प्रकार से जो पूरा कोटद्वार है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि 2012 में हमारे यहाँ टोटल जो वो थे बूथ थे, वो 98 बूथ थे यहाँ पर। मतलब आपके ग्लासरिंगगंज से शुरू होकर के और आपके कलाल घाटी और ये पूरा क्षेत्र, तो 98 बूथों का जो हमारा एक रिज़ल्ट था 2012 में, तो यहाँ पर जो टोटल वोट पड़ी थी 58,649। कोटद्वार, केवल कोटद्वार के, अगर यदि कालागढ़ को भी सम्मिलित कर दूँ मैं और पोस्टल बैलेट को सम्मिलित कर दूँ, तो टोटल 62,113 यहाँ पर मतदान हुआ था। तो तदनुसार जो मतदान हुआ, उसके जो परिणाम आए कोटद्वार के 58,649 में कांग्रेस को मिले हैं 30,478 और भाजपा के श्री खनुड़ी जी को 25,436। तो इस प्रकार से जो कोटद्वार का हमारा आकलन आता है 51.97, लगभग ये 52% वोट कांग्रेस को पड़े, नेगी जी को मिले हैं। वहीं हम फिर 2012 के बाद 2017 में आते हैं, तो 17 में जो टोटल वोट कास्टिंग कोटद्वार की हुई है, उस टाइम पर यहाँ पर
वो थी 113, उस टाइम पर जो हमारे बूथ थे वो 113 हो चुकी थी। तो 113 बूथों का जो वोट मतदान हुआ है, जो मत आपने दिया है, वो 67,450। तो 67,450 में जो कांग्रेस को मिले हैं 27,717। जो मैं बूथों की बात कर रहा हूँ, पोस्टल बैलेट तो अलग हैं, वो भी मैं बता दूंगा पोस्टल कितने पड़े। 67,450 टोटल वोट कास्ट हुई है यहाँ पर। और उसमें जो नेगी जी को मिले हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी 2 ही कैंडिडेटों का लिया, बाकी अन्य कैंडिडेट की नॉमिनल हैं, तो इस वास्ते मैंने उनको लिया नहीं। तो 67,400 वोट पड़ी हैं यहाँ पर। और उस 67,400 वोट में 27,717 तो मिली हैं नेगी जी को, यानी 41.09। आप ये देख लीजिए कि प्रतिशत 41.09। और वहीं पर खनौड़ी हरक सिंह रावत जी को जो मिली हैं, तो उस टाइम पर क्योंकि 2017 में हरक सिंह जी लड़े थे यहाँ से, तो हरक सिंह जी को मिली हैं 55.96 या 97। तो आप ये देखिए कि कितना अंतर हमारे उसमें आ गया है कि हम लोगों का यहाँ पर 27,000 और 37,750। तो लगभग ये हमारा कितना हो गया कि 10,000 का आप मान के चलिए कि 10,000 वोटों का से हम हारे हैं। और टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मैं निकालूंगा, बता दूंगा आपको। तो जो स्थिति रही है, क्योंकि 2012 के बाद निरंतर हम हारे हैं, और हारे ऐसे नहीं है कि बस छोटे मोटे मतलब 1,000-2,000 वोटों से हम हार जीत हुई हो। आप लगा सकते हैं कि 27,717 हमें मिले और 37,750 रुपये हरक सिंह जी को मिले। तो 10,000 लगभग वोटों का हमारा गैप आ गया यहाँ पर। और नंबर फिर आए हम 2022 में। तो 2022 में टोटल यहाँ पर वोट पड़ी हैं 73,784 वोटें। 73,784 वोट यहाँ पर मतदान हुआ है। उसके सापेक्ष जो कांग्रेस को मिली है, नेगी जी को मिली है 27,344 वोट। कोटद्वार से 27,344 वोट, जो पड़ता है हमारा 37.06%। और वहीं पर रितु खनौड़ी जी को मिली हैं 30,693। तो लगभग ये है कि ये हमारा 24-25 मतलब 3,000 लगा लो। तो इससे यहाँ पर हम हारे हैं, कांग्रेस हारी है। और फिर अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कि एक आशा हमारे बन रही थी कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर दिखाएगी, परंतु लास्ट में हाथ निराशा लगी। और ये आप इसका भी आंकड़ा मैं बता दूं आपको कि 68,234 हमारा मतदान हुआ है केवल कोटद्वार में। और इस टाइम हमारी जो मतदान केंद्रों की संख्या थी वो 137 थी। 2022 में हमारे मतदान केंद्रों की संख्या थी 143, क्योंकि ये बाद में कोविड के चक्कर में ये थोड़ा सा चेंजेज हुए इसमें। तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर 143 थी। तो 143 में यदि अगर हम कालागढ़ को कम कर दें, तो कालागढ़ की जो हमारे 2022 में थी, ये लगभग 9 या 10 बूथ थे वहाँ पर। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, हाँ 9 बूथ थे। तो 9 बूथ आप कम कर दीजिए, तो 9 बूथ 143 में 9 बूथ कम हो गए। तो हमारे यहाँ की कोटद्वार की तो इतने बूथों पर जो मतदान हुआ था, तो उस मतदान का जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिशत टोटल वोट, तो वो पड़ी थी यहाँ पर 73,784 वोट 2022 में। और उस टाइम पर 3 प्रत्याशियों के बीच में कंटेस्ट था। एक तो नेगी जी के कांग्रेस की तरफ से, और एक नीतू रावत जो महेंद्र जी की घरवाली हैं, वो भाजपा की कैंडिडेट थी। और तीसरे जो थी वो चौहान थे, धीरेन्द्र चौहान। तो इन तीनों के बीच में वो टक्कर था। तो इनका भी विवरण मैं बता सकता हूँ आपको। 27,344 जो मैंने कहा था कि 2022 में नेगी जी को पड़ी 37.06%।
और रितु खनौड़ी को जो पड़ी है 30,693, जो कि है 41.6%। अब आप लगाइए 27 और 4 41, तो ये लगभग 41%, 41.6, तो 37 से 4 41 हो गया, तो 4% वोट उनको ज़्यादा मिली है। और वहीं पर धीरेन्द्र चौहान को जो कोटद्वार से मिली हैं 12,346 वोटें, जो 16 लगभग 17% मतदान हुआ है। तो आखिर में एक प्रश्न जरूर ये बनता है कि भाजपा का अपना वोट जो था वो ठीक जैसा भी था, उनका अपना एक वोट है, परंतु जो वोटों पर सेंध लगी है वो धीरेन्द्र चौहान की वजह से, तो 17% वोट उनको मिली हैं। तो ये एक चिंतनीय विषय है। और अभी जो 24 में हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में टोटल जो वोट कास्टिंग हुई है 68,234 कोटद्वार की, और उसमें 23,696 श्री गोदयाल जी को मिली, और आपके बलूनी जी को वोट मिली हैं 42,408 वोट। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अंतर आ गया। 34.73% वोट कांग्रेस को पड़ी और 62.15% जो पड़ी है वो भाजपा को। तो आखिर में एक ये चिंतनीय है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर में एक बात, इन वोटों का अंतर जो इतना हो रहा है, इतना कम हो रहा है, गिराव हो रहा है, तो ये वोटों में क्यों गिराव हो रहा है, आखिर इसके कारण क्या है? कहीं हम लोग आपस में चिंतन करें, बैठें और बात करें कि मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ से आप कांग्रेस से नाराज़ हैं या हमारे नेगी जी से नाराज़ हैं। वो चीज़ जब तक देखिए अगर कार्यकर्ताओं के संज्ञान में नहीं आएगा तो वो आपकी केवल गांठ बांध के रख देंगे, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये कोटद्वार को आप बहुत ज़्यादा एक अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं। तो 5 या 15 2 ये चले गए, 2.5 साल ये चले गए हैं, तो 7.5 साल हमारा ये चले गया। 7.5 साल में आप देखिए कि हमारे यहाँ कोटद्वार में क्या विकास हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि कोटद्वार को हम आगे ले जाने के बजाय हमारा कोटद्वार पीछे आ रहा है। तो इस पर मैं चाह रहा था कि हम लोग वार्ड में बैठें, आपस में चर्चा करें, उन कारणों को ढूंढें कि जिन कारणों से आप या हम जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं या जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, या जनता की ऐसी कोई नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को व्यक्त करें, तभी तो उनका समाधान होगा ना कि आखिर में कमी कहाँ है हमारे अंदर। तो इन चीज़ों को लेकर के हम चाह रहे थे कि हम वार्डों के हिसाब से बैठें। जैसे आप लोग अपना विचार देंगे तो आप निश्चित तौर पर, मेरा मानना है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दें हमें, या अपने विचार दें शॉर्ट में, और ये भी बताएं कि आपके यहाँ वार्डों में कब बैठक की जाए। हम ये चाहते हैं एक वार्ड में पहले हम लोग बैठक एक एक करके हर वार्डों में हम बैठक करें, और वार्ड के लोगों के बीच में जा कर के हम जानकारी करें, जनता के बीच में जानकारी करें कि आखिर कारण क्या है सब कुछ होने के बावजूद भी। और हो सकता है कि कहीं पर हमारे प्रत्याशी के द्वारा या हम लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उस पर हम मंथन करें। और मेरा अपना एक सोचना है कि जब तक जनता कमियों को नहीं बताएगी तो हम उसको कैसे सुधार करें, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी ये सोचता है मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा हूँ, परंतु जनता का विचार कुछ और होता है। तो वो चीज़ें जब तक सामने नहीं आएगी तो उन चीज़ों का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सामने हमारे एक इतनी झूठी पार्टी है बैठी हुई जो झूठ पे झूठ, केवल आश्वासन। अभी आप देखिए कि हमारा भाबर का जो पुल टूटा हुआ है 2 साल हो गए, पिछले बरसात में टूटा, ये बरसात निकल गया, तो मतलब 2 वित्तीय वर्ष निकल रहे हैं। तो आप सोचिए 2 वित्तीय वर्ष में वो लोगों ने कोई काम नहीं किया, उस पुल को नहीं बना पाया। जो बनी हुई परिसंपत्ति थी वो यहाँ पर ध्वस्त होती जा रही है। खनन बेताशा इन्होंने खनन करवाया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चलो बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये इतना हम इस पर लाइव नहीं चला सकते या हम वीडियो के माध्यम से नहीं कह सकते। तो जब बैठेंगे तो इस पर सारे चर्चाएँ होंगी कि भैया एक चीज़ है कि क्या आखिर कारण है। सब कुछ लोग देख रहे हैं, विकास भी उन्होंने देखा और विनाश भी देख रहे हैं, तो फिर भी जनता विकास के बजाय विनाश के साथ जुड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ
कि हम लोगों के अंदर क्या ऐसी बातें दी गई हैं, क्योंकि एक आम है कि साहब हिंदू और मुस्लिम, क्यों आपके सामने सारे उदाहरण हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी खोली गई तो उसको उन्होंने कहा मस्जिद बनाया, तो आप लोग उस विश्वास में आ गए। अब वर्तमान में हिंदू मुस्लिम, अरे 70 साल 80 साल से हिंदुओं का कुछ नहीं हुआ, और अगर मान लिया बात हिंदुओं का कुछ अगर हो रहा है तो आप बताएं। हमें तो देखने में ये आ रहा है, अंकिता बेटी हमारी थी, वो मारी गई, हत्यारे पकड़ा गया, और आज उस कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, हमको बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है, और केवल इस पार्टी को सत्ता से मोह है, जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सत्ता को बनाओ, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको 2017, 2022, 2024 और 2012 ये तमाम मैंने आपको एक मोटा मोटा सा आंकड़ा रखाया आपके सामने, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसको व्हाट्सएप में डालूं, परंतु हर आदमी इसको खोल नहीं पाएगा, क्यों PDF है ये, क्यों ये मैंने पूरा तैयार किया है नेट से डाउन करके, और तब आप इसका मैंने पूरा एनालिसिस किया, और मैं इस पर और भी सोच रहा हूँ कि इसका एनालिसिस करके आप लोगों के सामने लाऊं कि आखिर में हमारी मातृशक्ति ये किस ओर है, क्यों जा रही है, कारण क्या है, जबकि सुविधाएं आज 1200 रुपये सिलेंडर गैस का हो गया है, तब भी लोग वोट कांग्रेस के बजाय भाजपा को दे रहे हैं। तो आप एक चिंता का विषय है ना कि भाई आखिर में हमारे चूल्हों पर, हमारे भोजन पर, भोजन की थाली से रोटी छीनी जा रही है, सब्जी छीनी जा रही है, दाल छीनी जा रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि इन मुद्दों पर हमको गहन चिंता की जरूरत है। चिंतन नहीं करेंगे हम तो निश्चित तौर पर यह है कि देश बिल्कुल गर्त में जाएगा। इतना टैक्स लाद दिया गया है कि आज आप और हम अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। जो शिक्षा हमको देनी चाहिए वो शिक्षा का इन्होंने, क्योंकि आज इनका इस उद्देश्य ये है कि सरकारी स्कूलें बंद हो जाएं और हम प्राइवेट में दे दें। क्या हम लोग सामान्य लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और कर्मचारी वर्ग भी है तो वो मीडियम है, लोअर मीडियम है, तो तमाम इतना भार पड़ रहा है लोगों पे शिक्षा का, जिसके 2 बच्चे पढ़ाने हैं तो 2 बच्चा पढ़ाना बहुत भारी पड़ रहा है। तमाम पेपर लीक के मुद्दे चल रहे हैं, बच्चों को रोज़गार नहीं मिला। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम आप लोगों के बीच में आएंगे, बात करेंगे कि आखिर में क्या ऐसी वजह है, हम झूठे आश्वासनों पर क्यों जाए। मातृशक्ति हमारी उधर जा रही है, हमारे फौजी भाई जो ORP का अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ, जबकि इसको मनमोहन सरकार ने इसके लिए स्पेशल बजट किया था। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। पर हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर में हमारी कोटद्वार की जनता के मन में है क्या, कारण क्या है, तो इन चीज़ पर बात करेंगे। और ये इसी का मैंने जो सार निकाला था पूरा, तो टोटल मैं अगर कालागढ़ सहित बात करूं तो 2012 से लेकर के 2017 तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे पिछड़े हैं यहाँ पर। तो ये तमाम स्थिति हैं। नगर निगम 2019 में चुनाव हुआ था, जिसमें कि हमें टोटल जो मतदान यहाँ पर हुआ था वो 68,040 वोट पड़े थे, जिसमें कांग्रेस को 25,347 मिले, और वो बीजेपी के प्रत्याशी उनको मिले हैं कि 11,386 वोट, और विभा चौहान, धीरेन्द्र चौहान जी की, स्वर्गीय धीरेन्द्र चौहान जी की मिसेज के नाम से लड़ी थी, तो उनको मिले थे 23,779 वोट। आप सोचिए कि हम लोग कहाँ से गिर के, अगर हम 12 की तुलना करें तो 12 में 62,113 टोटल वोट कास्टिंग यहाँ पर हुई है, और उसमें 31,000 नेगी जी को मिली। तो हम लोग यहाँ भी हमारा डाउनफॉल है। जीते ज़रूर हैं, हमको बढ़ने के बजाय हम लोग घटे हैं। तो ऐसे नाराज़गी क्या है, तो इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और तो फिर इसके बाद मैंने एक और एनालिसिस बनाया है आपके सामने, वो आंकड़ा भी रख रहा हूँ मैं कि 2012 में हमारा, इसको फिर मैंने वार्ड वाइज डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा 2019 के बाद हमारा वार्ड बन गए थे। तो उन वार्डों की वजह से, क्यों 19 में हमारा नगर निगम का गठन हो गया था, 18 में, तो उस टाइम तब वार्ड हुआ, तो फिर मैंने इन बूथों को वार्डों में एडजस्ट किया, जो जिस एरिया में पड़ रहा था उस हिसाब से। 2012 में वार्ड वाइज मैं आपको बताऊं कि 0 से लेकर के 26% तक
जहाँ पर हमको वोट मिले जिन पोलों में, उनकी संख्या है 2, जिसको हम डेंजर जोन मानेंगे कि इन बूथों में बहुत दयनीय स्थिति थी हमारी। दूसरा जोन बनाया मैंने 26 से 40% का। जो वोट कास्टिंग हुई है उस बूथ में उसका 26 से 40% जो हमको मिला है। तो ऐसे बूथ हैं 18 2012 में। और तीसरे नंबर पर है 41 से लेकर के 50 तक के, जहाँ इतना प्रतिशत वोट हुआ जो 50 से नीचे, मतलब 50 पॉइंट, क्योंकि अगला जो हम स्टेप लेते हैं वो 51 से लेते हैं। तो ऐसे बूथ निकले हमारे 34। और चौथा है जो 51 से 60, जिसको हम ये मानेंगे कि भाई ये हमारे सारे प्लस वोट थे यहाँ पर। तो उसमें हमको थे हम 26 बूथों पे 2012 में 26 बूथों में जो हमको मिला है 51 से 60% के बीच। और पांचवा जोन है 61 से ऊपर, जहाँ पर अगर मान लिया 100 वोटों में 61, 62, 63 से लेकर 70, 72, 75, 80 तक जो भी गया है, 80, 85 तक, तो ऐसे बूथ हैं हमारे पास 18 वार्ड हैं। तो आप ये लगाइए 2012 में टोटल वार्डों में 2 वार्ड तो हमारे बिल्कुल डेंजर जोन में हैं, 18 वार्ड भी डेंजर जोन में मानेंगे हम 40% तक का। और फिर उसके बाद 41 से 50, मतलब ये है कि कोई 41 होगा, कोई 45 होगा, कोई 46 होगा। तो ये मान सकते हैं हम कि कहीं हम थोड़ा लॉस में, तो कहीं थोड़ा ये रिकवर कर लिया इसने। तो इस ढंग से हम लोगों ने ये 18 बूथ हमारे 61% से ऊपर है। तो इस प्रकार से हम, मतलब ये है कि हमारा जो 2012 का चुनाव हुआ था उस चुनाव का नतीजा है। और इसमें टोटल हम लोग जो जीते थे 7.44% वोट से, यानी 4623 वोट हम कांग्रेस को ज़्यादा मिली थी। तो इस वास्ते 2012 में हमारी जीत हुई थी। अब आप देख लीजिए कि वोट और प्रतिशत में कितना फ़र्क पड़ता है कि 7.44% वोट हमको अधिक मिले। और वो वोटों में अगर जब हम उसकी गिनती करते हैं तो 4623 वोट हमको ज़्यादा मिले। फिर 2017, तो 2012 के बाद जब 2017 का हम देखेंगे तो 40 बूथों में 10 बूथ हमारे बहुत डेंजर जोन में हैं, जो कि 25%, मतलब 26% से नीचे हैं। तो 10 बूथ हैं हमारे। और 63 बूथ हमारे जो हैं कि 26 से 40%, 63 बूथ माना रखता है, 63 बूथ। और 20 बूथ हमारे ऐसे हैं कि 41 से 50 के बीच में। और 10 बूथ हमारे जो 11 बूथ हमारे जो हैं 51 से 60% में। और 9 बूथ हमारे 61% से ऊपर हैं, जिसमें कि हमारी हार हुई 16.03% से हमारी हार हुई। और टोटल वोट में अगर हम निकालें तो 40.41% हम वोट मिले, पोस्टल बैलेट सहित 28,541 वोट टोटल मिली हैं कांग्रेस को। और भाजपा को मिली है 39,859 वोट। तो इसका प्रतिशत है तो 16.03% से हम हारे हैं। और उसको हम वोट में देखें तो 11,378 वोटों से उस टाइम पर कांग्रेस की हार हुई है। तो 2012 में हम जीते, तो जीते हम क्या, बहुत कम वोटों से जो जीते हैं, वो हम कम वोटों से जीते हैं। तो उसका जो मैंने आपको वोट बताया है कि टोटल हम जीते हैं 4,623 वोट से। और हारे हैं तो 11,378 से, 12 के बाद 17 में। तो 5 साल में जो हमारा ह्रास हुआ है, प्रथम ह्रास हुआ। फिर वही हम आगे चले 2022 में 4.77% वोट से हम हारे हैं भाजपा कैंडिडेट से। और जबकि कांग्रेस को मिली है 36.81% और भाजपा को मिली है 41.58%। और धीरेन्द्र चौहान जी को मिली थी 16.17। तो हम हारे हैं उस टाइम पर 4.77% वोट से। टोटल वोट का 4.77% से हारे हैं। और वोटों में अगर उसको हम देखें तो 3,687 वोट। जब हम जीते थे 4,623 से,
और फिर यहाँ पर हारे हम 3000। अब इसी को अगर हम देखें, बूथ वही है, वोटर वही हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 69,709 टोटल वोट पड़ी हैं हमारे कोटद्वार में। अब उस कंडीशन में 23,344 वोट कांग्रेस को मिली लोकसभा में, और भाजपा को मिली है 43,190, यानी 61.9 लगभग 62% उनको भाजपा को मिली, और कांग्रेस को मिली है आपकी 34.92, मतलब 35%। अब इसको हम अगर इसमें ले आएँ प्रतिशत में, तो हार जो हमारी हुई है वो जीते हैं हमसे 26.77% वोटों से। तो उसको वोटों में कन्वर्ट करके देखें हम तो 18,846 वोटों से हम लोग हारे हैं। तो ये एक कहीं हमको चिंता करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। आपस में जब हम बात विचार करेंगे तभी इसकी जानकारी हो पाएगी कि कहाँ कहाँ हम चूक कर गए हैं, उसमें क्या सुधार करना है, क्योंकि ये सारे सुधार आपके सर से आने हैं, जो विचार आने हैं आपके सर से आने हैं। हम लोग बूथों पर हमारी गलती है, या हम लोग अपने वार्डों में या अपने बूथों में पकड़ नहीं बना पाए हैं, तो क्या वजह थी। तो तमाम इन चीज़ों को लेकर के मेरा ये अपना मानना है कि समय निकालें हम और बैठें 1 घंटा 2 घंटा जो भी होता है, कि प्रत्येक बूथ में 1-1 2-2 आदमी बैठे। क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, आपसे केवल मुझे ये जानना है कि कारण क्या थे और उन कारणों का आप समाधान क्या दे रहे हैं, किस रणनीति के तहत ये काम होना हो। भाई हो सकता है कि हमारी रणनीति में कमी है, हम लोग जो चीज़ आप लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से हम कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आज ये है कि कांग्रेस के पास ना तो पैसा है और ना मैन पावर है, यूथ मास हमारे पास नहीं है। बहुत स्पष्ट है, कहने के लिए यूथ हैं, परंतु काम के कितने यूथ हैं आप देख रहे होंगे। सबसे जो हमारी ताकत है वो है हमारी मातृशक्ति। अगर हमारी मातृशक्ति अगर जागृत हो गई, क्योंकि सारे जो अभी आज की तारीख में झेल रही हैं वो मातृशक्ति झेल रही है। और मातृशक्ति क्यों जा रही है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं होता है। आज 75 साल में 78वां हमारा गणतंत्र दिवस है, तो 78 साल में जब हमारे हिंदुओं को कुछ नहीं बिगड़ा, तो मुसलमान और हिंदू करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भाई हिंदू मुस्लिम से कोई हम, क्योंकि इनका केवल मुद्दा एक है कि राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, चंदा आपने हमने सबने दिया कि वो हमारे आराध्य हैं। परंतु हिंदू मुस्लिम करके आप करना क्या चाहते हो इस देश में? क्योंकि हिंदू मुस्लिम से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम से हमको सुविधा कुछ मिलने वाली नहीं है। सुविधा बनाने वाला होना चाहिए, उसका एक विजन होने, एक सोच होनी चाहिए, नेता की पार्टी की एक सोच होनी चाहिए कि हमको ये करना है। तो इन मुद्दों को लेकर के हमको अपना जो भविष्य है, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य देखना है। क्योंकि आज बेरोज़गारी चरम पे है, हमारे बच्चे तमाम परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। जहाँ नौकरी है भी तो वहाँ जैसे सुन रहे हैं हम कि संविदा पर भी और ठेके के उस पर भी काम करने के लिए पैसा मांग रहे हैं। दुर्भाग्य है ये हम लोगों का। सिडकुल फैक्ट्री यहाँ पर जो कि आज 12-14 हज़ार लोगों को नौकरी देती थी, वो अब घट करके 2-3 हज़ार पर रह गई है। तो ये तमाम मुद्दे, क्योंकि जब व्यापार ख़त्म हो गया, छोटे लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है, अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार हो रहा है। नगर निगम हमने मांगा था, नहीं था, नगर निगम थोप करके हम पे टैक्स लगा दिया गया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे आपस में कि कैसे रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को समझा पाएँ, कैसे लोग समझ पाएँ, है ना। हो सकता है कमियाँ हैं, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ हमारे अंदर भी कमियाँ होंगी, क्योंकि हम आप तक सही मुद्दे नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या सही तरीके से आप और हमारे बीच में जो एक संवाद होना चाहिए वो संवाद नहीं हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। अगर पैसे से होना होता तो पैसे, भाई यही बात है, पैसे बांटने के लिए हमारे सिद्धांत भी नहीं है, और कांग्रेस इस चीज़ में पड़ती भी नहीं है। कांग्रेस ये चाहते हैं कि वास्तविक जनता ये इतनी जागृत हो जाए कि उनको अपने मुद्दे मालूम हो कि हम किन परिस्थितियों से जुड़ रहे हैं, तो उन परिस्थितियों के लिए हमको काम करना होगा। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप लोग सुझाव दें, और जैसे वार्डों में बैठक होती है तो वार्ड में मंथन हो, उसके बाद हमारे जो बूथ लेवल हैं, बूथ लेवल पर मंथन हो कि बूथ में हमारे कार्यकर्ता किस टाइप के हों। निश्चित तौर पर
कि पैसों के आधार पर हम कार्यकर्ता की बात करें तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई बूथ में अगर 1000, 2000, 5000 रुपये देगा तो क्या उससे हमारा भविष्य बनेगा? वो कितने दिन का होगा हमारा? हम अपनी एक रणनीति बनाएं, अपने हम कार्य योजना बनाएं। तो ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर के मेरा विचार था कि हम आप लोग बैठेंगे, क्योंकि बगैर आपके कोई नेता नहीं है, कोई आपका जनप्रतिनिधि नहीं है। यदि अगर आप जनप्रतिनिधि के साथ हैं तो तभी जनप्रतिनिधि है वो। अब आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो एक बात है, नेगी जी ने बहुत कुछ किया भी तो अब सब जीरो हो गया ना। आप सोचिए थोड़ा, नुकसान किसका हो रहा है? अगर हॉस्पिटल उन्होंने इतना बड़ा बनाया, अगर आप डॉक्टर नहीं है और वहाँ पर हमारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही, हमारे पास तमाम मशीनें पड़ी हैं, उन मशीनों को चलाने वाला कर्मचारी तैनात नहीं हुआ, उस सुविधा वो बनाकर क्या करना है? क्योंकि बनाने के बाद आगे वो सरकार, दूसरी सरकार भी आई थी तो उनका दायित्व बनता है कि वो उसको संभालें, उसको आगे बढ़ाएं, तमाम अन्य सुविधाओं को यहाँ पर जोड़ें, डॉक्टर्स को यहाँ पर उपलब्ध कराएं। तो तमाम ये चीज़ें हैं, इन पे बात करना होगा। और ये हमारा बहुत क्लियर एजेंडा है कि हम लोग न तो हिंदू वाले हैं न मुसलमान। हाँ, सनातनी हैं, सनातनी मानते हैं, और सनातन धर्म हमारा वैदिक धर्म है, और उस धर्म के प्रति ना वो कहीं बोलता है हमको कि तुम किसी के साथ अन्याय करो। तो ये तमाम इन मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा आपसे, एक मोटा मोटा मैंने आपके सामने जो आंकड़ा रखा है, तो जब मैं बूथों में भी आऊँगा तो बूथों में भी मैं ये सारे इन डाटाओं को आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मैंने इनको फिर बूथों में भी कन्वर्ट किया है कि 2012 में डेंजर जोन में हमारा एक बूथ था, 26 से 40% के बीच में 4 बूथ थे, 12 में हैं, 41 से 50 15 थे, और यही 51 से 60 में 12 थे, 61 से ऊपर 8 बूथ थे 12 में। अब यहीं पर हम आ जाएं 17 में, तो 17 में एक बूथ डेंजर जोन में था, वहाँ पर 4 थे हमारे 26 से 40, और यहाँ पर देखिए आपके 26 से 40 में 15 बूथ हो गए। यहाँ पर हम लोग 41 से 50 में 15 बूथ थे, यहाँ पर हम 15 पर स्टैंड कर रहे हैं। और जो हमारे 51 से 60% में थे, 51 से 60% में 12 बूथ थे 2012 में, और हम जब 17 में चुनाव लड़े तो ये 6 बूथ रह गए। मतलब 6 बूथों में हम इससे नीचे आ गए फिसल करके, और 61 में 8 थे तो यहाँ आ गए हम 3 2017 में। ऐसे 2022 में डेंजर जोन में 5 बूथ आ गए हमारे, और 26 से 40 में 21 हो गए। देखिए वहाँ 15 थे, फिर 21 हो गए, मतलब 6 बूथ हम और नीचे गिरे हैं। और 15 से हम 8 पे आ गए 41 से 60 में 2022 में, और 51 से 60 पर हम 4 बूथों पे आ गए कुल, जबकि हम यहाँ 6 थे तो 2 और हम यहाँ नीचे फिसले। और 61 से ऊपर यहाँ हम 3 थे, यहाँ 2 ही रह गए। और यही स्थिति अगर हम 2024 की बात करें तो 25% से नीचे 9 बूथ थे, और 26 से 40 में 13 बूथ थे, और 41 से 50 में 14 बूथ हो गए। तो 51 से 60 में 2, और 61 से ऊपर 2 बूथ। इस पर हमको थोड़ा मनन करना होगा। आप लोग समय निकालिए, देखिए अगर मन में चाह है तो राह है, और हमें मंथन करना पड़ेगा। तो पुनः जब हम बूथों में बैठेंगे या वार्डों में बैठेंगे तो वार्ड में हम इस पर बड़ी एक अच्छी रणनीति के तहत चर्चा करेंगे। और ये चीज़ ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ आपसे कि केवल समस्या नहीं, आपको अगर कोई हमारे स्तर पर गलती है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर गलती है, प्रत्याशी के स्तर पर गलती है, तो आप बताएं, और उसका समाधान भी। देखिए अगर कोई समस्या आपकी आती है वहाँ पर, तो समाधान भी आप बताएंगे कि हमको किस रास्ते चलना है, और किस रास्ते से जाकर के हम लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहें और उनको समझा पाएँ। तो तमाम आप तैयारी करके रखिए अपने दिमाग में। और ऐसा है कि देखिए जब हम मिल बैठ के बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे एक रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता हम सब लोगों के लिए लाभदायक होगा, हमारे कोटद्वार की जनता के लिए फ़ायदा होगा। और कोटद्वार के साथ जब कोटद्वार का विकास होता है तो कोटद्वार से लगे हुए क्षेत्रों को भी उसका लाभ मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद, और मैं अपेक्षा करूँगा कि आप लोग सुझाव भी देंगे, आप लोग अपनी तिथियाँ या तो निर्धारित करके दें, ताकि हमारे लोग जो हम लोग आपके बीच में आएँ और आप लोगों के बीच में एक स्वस्थ चर्चा हम लोगों की हो। धन्यवाद, नमस्कार।